हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम जहां से जाएंगे वो रास्ता हो जाएगा। हेलो, सलाम, नमस्ते। जिंदगी में आपका स्वागत है। हमारा आज का एपिसोड समर्पित है उन लोगों के नाम जिन्होंने जिंदगी को जीने का सलीका सिखाया है। तमाम शारीरिक बाधाओं के बावजूद अपने हौसलों को पंख दिए, अपने लिए ज़मीं और आसमां बनाया। विकलांगता चाहे कैसी भी हो, थोड़ी तो तकलीफ देह होती ही है, लेकिन आज अपने हौसले से इस तकलीफ को कम किया जा सकता है। ऐसे लोगों की कमी नहीं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में शिखर पर पहुंचकर विकलांगता को ठेंगा दिखाया है और जिंदगी में अपना एक मुकाम और एक पहचान बनाई है। न कभी तुझमें कोई, अब कर ले तू खुद पे यकीन, जीतेगा तू हर कदम, बस करना है खुद पे यकीन, खुद पे यकीन, खुद पे यकीन। साल की पलक जब ट्रैक पर दौड़ती है तो सब लोग मंत्रमुग्ध होकर देखते रह जाते हैं। पलक आम बच्चों की तरह नहीं है। कौन है पलक, आइए जानते हैं। एक छोटी सी नन्ही सी परी पलक कालिया मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी। 9 मार्च 2004 को पलक का जन्म हुआ। पिता विजय कालिया एक्यूप्रेशर के डॉक्टर हैं और मां गृहिणी। पलक जब 3 साल की थी तब पता चला कि वो सामान्य बच्चों की तरह नहीं है। माता पिता ने गाजियाबाद के ही एक अस्पताल में पलक का इलाज करवाया ताकि उनकी बेटी अपने हौसलों को उड़ान दे सके। उन्होंने इसके इलाज में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, मगर पलक के इलाज में कुछ खास लाभ होता नहीं दिखा। लेकिन पलक सामान्य बच्चों की तरह दौड़ना चाहती थी, खेलना चाहती थी। उसकी इन चाहतों को पंख नहीं मिल पा रहे थे। माता पिता ने बच्ची को गाजियाबाद के एक स्कूल में दाखिल करवा दिया। धीरे धीरे पलक के छोटे छोटे पंखों ने उड़ान भरनी शुरू की और वो वक्त भी आ गया जब नन्ही सी परी अपने मजबूत हौसलों की उड़ान की बदौलत 14 नवंबर 2015 को राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित हो रही थी। अब तक दर्जनों पुरस्कारों से सम्मानित पलक न सिर्फ उत्तर प्रदेश की सबसे कम उम्र की स्पोर्ट्स पर्सन थी, बल्कि नेशनल गेम्स में भी पलक का देश भर में दूसरा नंबर था। इतना ही नहीं, पलक रेसिंग, ब्रॉसी, सॉफ्टबॉल, म्यूजिकल चेयर, डांस में भी अव्वल है। कुछ ऐसा ही हुनर दारागंज निवासी मोहम्मद आजाद के अंदर है। 28 साल पहले एक हादसे ने उनकी आंखों की रोशनी ले ली, लेकिन उन्होंने हौसलों के दम पर रास्ता निकाला। दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ, 4 पहिया से लेकर 2 पहिया वाहन तक का पंचर अपने हुनर से बनाते हैं। करीब 28 साल पहले आजाद एक ट्रक के टायर में हवा भर रहे थे, तभी टायर फट गया। टायर के फटते ही वो दूर जा गिरे। इस दौरान उनके सिर और आंखों में गहरी चोट आई। उनकी जान तो बच गई, लेकिन आंखों की रोशनी चली गई। अब आजाद इलाहाबाद अपने बड़े भाई के पास आकर पंचर की दुकान में काम करने लगे। शादी से करीब 3 साल बाद हुई इस घटना ने उनके घर पर मुसीबतों का पहाड़ गिरा दिया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और अपनी साइकिल की दुकान खोल ली। अपने पैरों पर फिर से खड़े हो गए। आजाद हर तरह के पंचर बनाने में माहिर हैं। उनकी ये कला पूरे इलाहाबाद में मशहूर है। उन्होंने बताया, पंचर बनाने के लिए ट्यूब में हवा भरने के बाद ट्यूब के जिस तरफ से हवा निकलती है उसे नाक की ओर कर लेते हैं। इसके बाद उसे बनाकर तैयार कर देते हैं। आजाद पंचर बनाने से हर रोज करीब 200 से 250 रुपए तक कमा लेते हैं। आजाद की 5 बेटियां और 3 बेटे सहित 8 बच्चे हैं। इनमें से 3 लड़कियों की और 1 लड़के की शादी हो चुकी है। घर के हालात ठीक नहीं होने की वजह से बच्चों को पढ़ा नहीं सके।
अब उन्हें अन्य बच्चों की शादी की चिंता सता रही है। मोहम्मद आजाद उन लोगों के लिए प्रेरणा और नसीहत है जिनकी आंखें होने के बावजूद भीख मांगने से कोई गुरेज नहीं है। आंखों की विकलांगता को उन्होंने कभी भी अपनी हौसलों की उड़ान में बाधा नहीं बनने दिया। ये दो अलग अलग लोगों की जिंदगियां हमने आपको दिखाई। एक ने जिंदगी की तमाम दिक्कतों को बखूबी ठेंगा दिखाने का काम किया और दूसरी अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। शायद इसीलिए पलक का परिवार उसके साथ उसका सहयोगी बनकर खड़ा रहा और उसने कामयाबी को छूने का काम किया। लेकिन मोहम्मद आजाद इतना खुशनसीब नहीं था, इसीलिए वो आज भी सिर्फ 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए जिंदगी की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। इस गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। आइए बिना कोई वक्त जाया करे मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाता हूँ। हमारे साथ मौजूद है मशहूर लोक गायिका कल्पना चौहान जी, बॉलीवुड और सामाजिक सरोकार से जुड़े रहने वाले राजा बुंदेला जी हमारे साथ हैं, पैराशूटर राजीव मलिक जी हमारे बीच हैं, सोशल वर्कर सुवर्णा राज हमारे साथ हैं, कैलाश चंद पांडे जी जो कि दिल्ली के लोधी रोड पर एक ब्लाइंड स्कूल का संचालन करते हैं वो हमारे साथ हैं, तुषार कुमार जी हमारे बीच हैं जो समाज कल्याण के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और प्राइम न्यूज आप सभी के जज्बातों और हौसलों को सलाम करता है। सबसे पहले हम कल्पना चौहान जी से शुरुआत करना चाहेंगे। कल्पना जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, आपकी जिंदगी की उस घटना के बारे में जानना चाहते हैं जिस घटना ने आपकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? मैं ये कहना चाहूँगी कि वैसे तो शारीरिक बदलाव के अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं है। 2010 25 जून को जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने यही सोचा था कि शायद मैं दोबारा नहीं खड़ी हो सकूं। लेकिन जब मैंने देखा कि पूरा उत्तराखंड और पूरा समाज मेरे साथ खड़ा है, मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा है, तो मैंने अपने हौसले को कम होने नहीं दिया। और डॉक्टरों ने तो खैर मुझे जवाब दे दिया था कि आपके दोनों पैर इस लायक नहीं है कि आप कभी खड़ी हो सकेंगी या कभी मंच तक पहुंच सकेंगी। लेकिन मेरे सर पर सबका इतना बड़ा आशीर्वाद रहा है, लोगों की मदद रही, हर क्षेत्र से उन लोगों ने मेरे लिए दुआ करी, चाहे वो तन मन धन सबसे दुआ करी। उन्होंने मेरा जो सहयोग था, उनके अपनापन, उनका प्यार देखकर मैंने कहा नहीं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं खड़ी हूँ। मैं चैलेंज इसको दुनिया को दिखाऊंगी कि मेरे दोनों पैर जिनको डॉक्टरों ने नकार दिया था, मैं उसमें खड़ी होकर लोगों को दिखाऊंगी कि ऐसा नहीं है। अगर हमारे अंदर जज्बा है कुछ कर गुजरने की, अगर सोच है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। 2025 जून को जब मेरे साथ हादसा हुआ था, सभी की यही राय थी कि शायद ही मैं कभी खड़ी हो पाऊंगी। लेकिन 2010 में ही दिसंबर में जब मैंने अपना पहला शो उत्तराखंड में जाकर व्हीलचेयर में बैठ के दिया था, तो लोगों ने मुझे जो सराहा, हाथों हाथ में रखा, तो मेरा हौसला और बढ़ गया। और आज मैं व्हीलचेयर को छोड़कर मंच में खड़ी होकर जब गाती हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि शायद मेरे पैर नहीं है। राजा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इनके हौसले के बारे में? देखिए, क्या होता है ज़िंदगी में, सुख दुख लगे रहते हैं, समस्याएं सबके साथ हैं, लेकिन कोई आदर्श ज़िंदगी तभी हमारे सामने एग्जाम्पल के रूप में खड़ा करता है जब वो इन समस्याओं से, इन सुख दुख से आगे बढ़कर ज़िंदगी को एक मायने देता है। अगर आपको याद हो, भगत सिंह आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उस समय भी स्टूडेंट्स थे, उस समय भी लोग नौजवान थे, लेकिन भगत सिंह ने ज़िंदगी को कहीं उससे आगे देखा था। उनको लग रहा था कि अगर इस मुल्क में आज़ादी आएगी तो करोड़ों लोगों को अपने आज़ादी में जीने का साहस होगा। इसी तरह ये लोग भी हैं कि ये लोग ये नहीं दिखाते हैं कि ये बाधाएं इनको रोक पा रही हैं, इन बाधाओं से आगे निकल के भी ये उससे बेहतर करते हैं जिससे बेहतर हम और आप हैं। मुझे तो बल्कि ऐसे लोगों के साथ मिलके अपने आप को मैं छोटा महसूस करता हूँ कि इन्होंने इतनी बड़ी लाइन खींच दी है कि हम जैसे लोग उस लाइन को करीब भी नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद है राजीव मलिक जी। राजीव जी एक पैराशूटर हैं और उनकी खुद की एक कहानी है। राजीव जी, कुछ बताना चाहेंगे? मैं एक इंडियन पैराशूटर हूँ जिसने जो है एबल बॉडी के अलावा जो है देश के खिलाड़ियों को ये दिखाया कि शूटिंग खाली जो है एक नॉर्मल स्ट्रॉन्ग शारीरिक रूप से जो है मजबूत आदमी ही नहीं कर सकता है, विकलांग खिलाड़ी भी वो सब कुछ कर सकता है। उसके लिए मैंने जो है 45 किलोमीटर साइकिल का सफ़र करके मैं जाता था और 45 जो है ट्रेनिंग करने के बाद आता था।
तो मैं 90 किलोमीटर का सफ़र तय करता था, लेकिन उसका इनाम मुझे ये मिला कि आज मेरे पास जो है मेडल तो रह गए, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं है इस देश के अंदर, मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है। और मेरे साथ जो है मैं इस पोजीशन में आज हूँ कि मैं मतलब कई बार जो है मतलब लगा मुझे कि यार मुझे मतलब मर जाना चाहिए, आत्महत्या करना लेना चाहिए, जहाँ आदमी के टैलेंट की कोई कदर नहीं है जिस देश के अंदर। क्योंकि मैं कंपैरिजन वहाँ से भी करता हूँ, मैं बहुत सारी कंट्रियों में गया हूँ, वहाँ पे देखा उन लोगों को जो है वो कितने गंभीर होते हैं हम जैसे लोगों के प्रति, उनकी सरकार, उनके रूल नियम सब कुछ जो होते हैं। तो यहाँ पे जब कंपैरिजन किया मैंने कि यार यहाँ से तो चला जाना चाहिए, यहाँ पे तो अच्छा नहीं है। तो लेकिन उसके बाद भी जो है मैंने इतना लंबा समय, मेरे माँ बाप जो है उनकी आशाएँ, मेरी पत्नी भी है, एक छोटा बच्चा है, मैं इस लायक भी आज तक नहीं हो पाया जो है। मैं एक चैम्पियन भी बना, मैंने 10 बार जो है कंटिन्यू गोल्ड मेडल लिए नेशनल स्तर पे। एक बार मुझे बड़े खेल में जो है एशियाड गेम में जो 2010 चाइना में खेलने का मुझे मौका मिला। उसके अंदर मैं पहला एक ऐसा खिलाड़ी हूँ पैरा जिसने जो है वो चाइना के बाद मतलब फाइनल में वो पहुँचा जो है, जबकि वहाँ पे माइनस टेम्परेचर जिसकी मुझे कोई आदत नहीं, और करीबन 100 की स्पीड से भी ज़्यादा की स्पीड हवा की थी। उसके बाद में मैंने जो है उसके अंदर जो है मैंने गर्म पानी की बोतल ऐसे पकड़ के मैंने एक शूट किया और मैं फाइनल तक पहुँचा वहाँ पे जो है। तो मैं वहाँ पे आया, बाकी के खिलाड़ी भी खेल करके आए, हर रोज़ जो है उनको जो है सरकार ने भी सर माथे में बैठाया जो है, सब कुछ किया। लेकिन मेरे 20 साल के कैरियर में जो है मुझे आज तक जो है किसी सम्मान तो दूर एक चवन्नी ये नहीं मिली कि मैं प्रैक्टिस को और ज़्यादा बेहतर कर सकूं। तो आपने इसके लिए सरकार में किसी से बात करी? आपने बात सरकार से, तो सरकार की तो कोई गलती नहीं है, मैंने तो महामहिम जी तक भी जो है संपर्क किया। प्लीज फोकस करें। मैंने महामहिम जी को भी, मैंने सिर्फ जो है एक खाली जो है मैंने मोदी जी को अभी तक नहीं भेजा, वो भी एक अंदर है, मैंने कि कभी मैं उधर से भी निराश ना हो जाऊं जो है, तो इसलिए मैंने उनसे तो कोई संपर्क नहीं किया। 1-2 बार हाँ, जिसके पास गया मैं, उसने जो है मेरी छड़ी को देखा, मेरे टैलेंट को कभी नहीं देखा, और उस आदमी ने जो है ऐसा जो मतलब एक सांसद के रूप में भी रहे, मैं उनके पास गया, भाई सरकार को आप मेरे लिए बोले, मैं आपके डिस्ट्रिक्ट का आदमी हूँ, आप बोले। मेरे साथ मेरी सिस्टर भी थी, उसको भी धक्का मार दिया, मेरे को भी धक्का मार के गिरा दिया, ये इज्जत दी मुझे जो है मेरे ही खुद के घर के सांसद ने। उसकी कंप्लेंट मैंने जो है उस तक की, जो है राष्ट्रपति तक की, उपराष्ट्रपति तक की, उस समय के मौजूदा प्रधानमंत्री उन तक की, लेकिन कभी कुछ भी नहीं हुआ। मेरा काम लड़ना था, मैंने वो किया। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जहाँ इतने टैलेंटेड खिलाड़ी हमारे देश में मौजूद हैं, उनके साथ इस तरीके की ज्यादती होती है, उनके साथ इस तरीके का रवैया अपनाया जाता है जनप्रतिनिधियों के द्वारा। तो बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य मैं कहूँगा, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे समाज के लिए नहीं हो सकता है। बहुत ही दुखदायी घटना है। हमारे साथ यहाँ मौजूद है सुवर्णा राज जी। सुवर्णा जी पिछले 7 सालों से एक सामाजिक संस्था चला रही है। सुवर्णा जी, किस बात ने आपको इतना प्रेरित किया इस तरीके से सामाजिक संस्था चलाने के लिए? एक छोटी सी शुरुआत से बताऊंगी। जब डिसेबिलिटी हुई थी तब पता नहीं था कि मुझे क्या हुआ है, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में हुई थी। लेकिन जब थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी, लाइक नॉर्मल बच्चों को देखने लगी, एबल्ड बच्चों को, ये तो चल पा रहे, मैं नहीं चल पा रही। उसके बाद मैं हॉस्टल में शिफ्ट हुई, तो तब ये लगता था कि ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं तो बिल्कुल उन बच्चों की तरह नहीं हूँ जो बाकी है। तो एक जब हॉस्टल में शिफ्ट हुई तो तब भी मुझे बहुत बुरा लगता था, मम्मी पापा पे बड़ा गुस्सा आता था कि मम्मी पापा ने तो मुझे ऐसे ही बच्चों के साथ छोड़ दिया। लेकिन सच कहूँ तो वहाँ से एक बहुत प्यारी शुरुआत हुई थी मेरे लिए, क्योंकि वहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे पहले तो हमारे मन से ये निकाल दिया गया कि हम कुछ अलग है, क्योंकि आज जैसे मैम ने कहा, कल्पना मैम ने, कि वो अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती थी, लेकिन हमारी नज़र में पैरों पे खड़ा होना मतलब चलना नहीं है। मेरी नज़र पे पैरों पे खड़ा होना मतलब एक ऐसा मकाम हासिल करना है कि दुनिया में सुवर्णा कौन है, ये अगर कोई बोलता है कि यस मैं सुवर्णा को जानता हूँ दुनिया में, तो ये मेरे लिए चलना है कि यस मैंने अपना मुकाम हासिल कर रहा है, मैं ये चल रही हूँ। सो उसके बाद मैंने देखा कि फाइट नहीं करता इंडिया में, जैसे इन्होंने कहा है कि इंडिया में कुछ भी आसानी से मिलता नहीं है। अदर कंट्रीज़ की बात कहे तो इट्स
इंडिया इज जीरो, क्योंकि मैंने भी काफ़ी कंट्रीज़ में मैं रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ सोशल एक्टिविटीज़ के लिए। जिस तरीके से आप ये सामाजिक संस्था चलाती हैं, इसमें आपको सरकार, समाज, जनप्रतिनिधि, इन लोगों से किसी भी तरह की मदद नहीं? इट्स टोटल जीरो। अगर आप देखा जाए, मैं कोरिया गई, बैंकॉक गई, हर जगह जब भी मैं यहाँ से रिप्रेजेंट करने जाती हूँ इंडिया की स्थिति हमारे, तो रियली कभी कभी बुरा लगता है, क्योंकि रिसेंट में कोरिया में गई थी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के लिए। 100 कंट्रीज की 100 लेडीज आई हुई थी, इंडिया की तरफ से मैं थी। वहाँ पे हर किसी का रिप्रेजेंटेशन बहुत प्यारा था, मतलब उनके हर जगह विकलांगता को एक ओहदा था, हर मतलब परसेंटेज जो था, एम्प्लॉयमेंट हो, वायलेंस हो, हर तरह का परसेंटेजेस बहुत अच्छे लेवल पर था। लेकिन इंडिया का जो परसेंटेज है, एम्प्लॉयमेंट हो, एजुकेशन हो, वायलेंस हो, चाहे कुछ भी हो, इट्स जीरो। क्यों जीरो है? सबसे पहले तो मैं पैराशूटर जी ने जैसे कहा है कि तवज्जो नहीं दी जाती। तवज्जो क्यों नहीं दी जाती? इंडिया में क्या होता है, एक मेंटालिटी बना चुके हैं लोग, ओ ये तो विकलांग है, ये क्या करेगा। इवन आपको यकीन नहीं आएगा, जब मैं बाहर निकलती थी ना, अब तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन जब नहीं जानता है इंसान को कोई, या अभी भी कहीं जगह चले जाओ, ओ ये तो व्हील चेयर पे है, शायद दिमाग से भी शायद थोड़ी सी। ये बहुत बड़ी बात ही आज यहाँ इन्होंने कही है, सोना जी ने। हमारे समाज में जब किसी विकलांग व्यक्ति को देखा जाता है तो उसे बहुत ही सहानुभूति की नज़र से देखा जाता है, तरस भरी नज़रों से देखा जाता है। लेकिन वो लोग भी इंसान है और वो ये नहीं चाहते कि उन्हें किसी सहानुभूति की नज़र से देखा जाए। हाँ, वो ये जरूर चाहते हैं जो उनका जज्बा है, जो हौसला है, जो मेहनत वो कर रहे हैं, उसे अप्रिशिएट किया जाए, उसका रिवार्ड उन्हें दिया जाए। हमारे साथ यहाँ मौजूद है कैलाश जी। कैलाश जी एक ब्लाइंड स्कूल का संचालन करते हैं। कैलाश जी, आप किसी भी अच्छे फील्ड में जा सकते थे, कोई भी अच्छी नौकरी कर सकते थे, लेकिन आपके दिमाग में ऐसा क्या आया कि आपको एक ब्लाइंड स्कूल में आपको संचालन करने का काम किया आपने? मैं जिस संस्था से संबद्ध हूँ वो लगभग 72 वर्ष पुरानी संस्था है, और जो कि दृष्टिबाधितों के शिक्षा, प्रशिक्षण और उनके रिहेबिलिटेशन के विषय में काम कर रही है। 70 वर्ष से ये काम चल रहा है। मैं इस संस्था से दरअसल बहुत पहले जुड़ा था, एक बतौर इंजीनियर के, क्योंकि जब संस्था के 60 के दशक में बिल्डिंग बन रही थी तो उस ज़माने में मैं उस संस्था के निर्माण में इन्वॉल्व था। उसके बाद फिर मैंने कुछ दूसरी नौकरी की, मगर मैं संस्था से लगातार जुड़ा रहा, और बाद में मुझे लगा कि मैंने काफ़ी नौकरी कर ली है, कुछ समय ज़्यादा दिया जाए। तो इस प्रकार में इस संस्था में ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नाम की संस्था है, इसके साथ में इधर ऑनरेरी एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के रूप में यहाँ पर अब मैं काम कर रहा हूँ। हमारी संस्था में देखिए बड़ी चीज़ है, जिन्होंने बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही। देखिए, एक व्यक्ति होता है, अगर हम कहें कि एक दृष्टिबाधित है, मगर हमारे समाज में कुछ लोग दृष्टिबाधित हैं। एक बहुत अच्छा शब्द अनुपम मिश्र जी ने कहा, जो गांधी मार्ग से संबंधित हैं, उन्होंने कहा कि कुछ लोग दृष्टिबाधित हैं, बहुत से लोग हमारे देश में कर्मबाधित हैं। तो ये बात बहुत, यानी कि कर्म सब ये कर सकते कर्म हैं। करने में आपको किसी तरह की कोई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, हमारी एक संस्था पुरानी संस्था है, बड़ी संस्था है, जिसमें एक स्कूल चलता है, एक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, और वोकेशनल ट्रेनिंग के बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं, जिनमें अपनी छोटी मोटी समस्याएं आती हैं। मगर मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी जो हमारे सामने चैलेंज है कि हम किसी व्यक्ति को हम तैयार करते हैं, पूरी प्रशिक्षण भी देते हैं, सबसे कठिन काम होता है उनके लिए नौकरी दिलवाना। अभी सरकार में क्योंकि आरक्षण है, तो सरकारी नौकरियों में अभी लोग जा रहे हैं, और उन नौकरियों के लिए हम लोग पूरे उनको तैयार करते हैं। मगर प्राइवेट सेक्टर में अभी ऐसा प्रावधान नहीं है, न एक बड़ी एक भावना है, एक सोच है कि ये विकलांग है, ये क्या कर सकेगा। यानी उसकी जो परिचय जो है किसी व्यक्ति की, उसकी क्षमता ना हो करके या उसका कौशल ना हो करके उसकी विकलांगता बन जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि लोग समझें। हम कंपनी में अगर आप हम अपने प्रशिक्षार्थी को भेजते हैं तो वो आपको नुकसान देने के लिए नहीं, हमें मालूम है आपने भी पैसा कमाना है, मगर आप ये समझिए कि ये भी आपको पूरी तरह से आपकी कंपनी में या जो भी काम है उसमें आपके लिए लाभदायक रहेगा इसको। बिल्कुल कैलाश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी सोच के साथ आप ये काम कर रहे हैं।
हमारे साथ मौजूद है तुषार कुमार जी, जो कि एक यंग बिजनेसमैन है। तुषार जी, आपने बहुत ही कम उम्र में एक बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल किया है बिजनेस की दुनिया में। आप बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन सामाजिक सरोकार के कामों से जुड़े रहते हैं। किस तरीके से आप इसके लिए समय निकाल पाते हैं? मोहसिन जी, जहाँ तक समय निकालने वाली बात है, समय हम हर चीज़ के लिए निकालते ही हैं। हम अपने परिवार के लिए भी समय निकालते हैं, हम अपने बिजनेस के लिए भी समय निकालते हैं। वैसे ही मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ समय अगर मैं कुछ कर सकूँ इस देश के लिए, या यहाँ पे जो रिक्वायर्ड किसी को कुछ ज़रूरत है उनके लिए मैं कुछ कर सकूँ तो मैं ज़रूर करूँ। जो हम अभी बात कर रहे थे कि क्या किया जाए, मैंने कुछ दिन पहले एक प्रपोजल डिस्कस किया था एक ब्यूरोक्रेट से, और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि सरकार अगर कोई कॉल सेंटर खोले, कोई भी अगर सरकार खोले या कोई प्राइवेट कोई बिजनेस हाउस भी खोले, तो क्यों ना जो ब्लाइंड हैं, जो लोग देख नहीं सकते, उनको उस कॉल सेंटर में हम ट्रेनिंग दें, हम उनको वहां पर नौकरी प्रोवाइड कराएं। कॉल सेंटर का सिर्फ काम है कि आपने कॉल लिया और उसको आगे ट्रांसफर कर दिया। उसमें बहुत ज्यादा आंख की जरूरत नहीं है, शायद दिमाग की और तो हाथ की जरूरत ज्यादा है। आपको ऐसा लगा कि आपको कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है? और स्थिति कलाजी कुछ कहना मैं कुछ जोड़ना चाहूँगा। तुषार जी, आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि हमारी संस्था कॉल सेंटर ट्रेनिंग भी कर रही है। हम न केवल प्रैक्टिकली वो काम भी कर रहे हैं और उस हद तक काम कर रहे हैं जिसमें केवल बातचीत करने तक की नहीं, बल्कि जो क्लाइंट के जो रिस्पॉन्स हैं उसको कंप्यूटर में रिकॉर्ड करके एक पूरा जैसे मेन स्ट्रीम कॉल सेंटर में जो काम होता है वो पूरा काम कर रहे हैं। और प्रतिष्ठित कंपनियों के लिए भी उन्होंने काम किया है। मगर हमारी जो सबसे बड़ी जो जैसा चैलेंज मैंने कहा था, आप जैसे लोग अगर कॉल सेंटर बनाएं, हम आपको ये भी मदद कर सकते हैं कि किस प्रकार आप अपना जगह CMR अगर आपका है, किस तरह से वर्क फ्लो होगा, हम उसमें भी आपको प्लानिंग में मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें अनुभव हमने लिया है। इसी संभावनाएं हैं इसमें। इसी चीज को लेकर के मैंने पूरा एक प्रपोजल तैयार किया था और कई लोगों से मैंने डिस्कस किया, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को ये कन्विंस करना, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि वो एक हैंडीकैप को या किसी को जो नहीं देख सकता है उसको वो अपनी कंपनी में लेकर आए, ये कन्विंस करना थोड़ा सा कहीं ना कहीं कठिन हो सकता है। तो उसके लिए मैं चाह रहा था कि कुछ सरकार अगर कहीं सपोर्ट कर सके। मैं जो अलग अलग डिफरेंट लोगों से मिला, चाहे मैं कई ब्यूरोक्रेट से मिला, चाहे मैं कई जो अभी मंत्री हैं कई बड़े, उनसे मिला, उनको मैंने यही कहा कि आपकी इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत ज़रूरी है। इसमें एक ट्रेनिंग सेशन ज़रूरी है बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को, कि क्यों ना इन लोगों के लिए कुछ किया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर जल्दी से कदम उठाए और इस तरीके का कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हो और इस पर काम करना शुरू करे। कुछ कहना चाहेंगे? इतने साल आज़ादी के बावजूद भी आज तक हम उस अंतिम लाइन तक के व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि यह देश विविधताओं का देश है। इसमें कितनी जातियां हैं, कितने धर्म हैं, कितनी भाषाएं हैं। और ये बड़ा आसान है कि मैं बहन जी आपके लिए नहीं कह रहा हूं, और ना आप भाई साहब आपके लिए कह रहा हूं, बिल्कुल अन्यथा मत लीजिए कि सरकार ने ये नहीं किया। दरअसल होता क्या है कि हम जैसे पढ़े लिखे लोगों ने, जैसे आपके चैनल ने इतना बढ़िया ये प्रोग्राम किया, अगर हम सामाजिक सरोकार को समझने वाले लोग इस जिम्मे को ले लें, इसको थोड़ा सा बांट लें, तो सरकार का बोझ कम हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि सरकार ही हर चीज को करे कि साहब, और हमारी सोच ये होती है कि अगर कोई शहीद पैदा हो तो पड़ोसी के यहाँ हो, हमारे यहाँ ना हो। लेकिन जब तक हम इस सोच को नहीं बदलेंगे, जैसे आपने किया है, ऐसी बहुत सारी संस्थाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। आप जैसी सोच वाले लोगों को आगे आना पड़ेगा और हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उसमें एक बैकअप गवर्नमेंट का हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट के भरोसे हम गए, और ये दुर्भाग्य रहा है। ये पहली बार नहीं हुआ है। हमारे यहाँ से बड़े बड़े साइंटिस्ट, हरगोविंद खुराना जी यहीं से छोड़ के गए हैं, अमृत घोष भी यहीं से छोड़ के गए हैं। तो इस देश का दुर्भाग्य कि हम टैलेंट जब चला जाता है तब हम उसको पहचानते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया बदल रहा है, हमारी अवेयरनेस बदल रही है, शिक्षा की पद्धति बदल रही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये समस्याएं अगले 5-10 साल में खत्म हो जाएंगी। लेकिन जरूरी है कि हम जैसे लोगों को इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा और जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ने की हमें इन लोगों के लिए हिम्मत और साथ देना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि हम सारी बातों को सरकार के ऊपर डालकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकते। हमें भी यहाँ जरूरत है कि हम कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे
कि इन लोगों के लिए हम खुद भी कोई काम कर सकें। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है, सरकार भी क्योंकि समाज का हिस्सा होता है, जनप्रतिनिधि हम चुनते हैं, तो हम उनसे भी अपेक्षा रखते हैं कि वो कोई ना कोई ऐसा काम करे जो इनके सरोकार के लिए काम कर सके। लेकिन इससे हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। जैसे तुषार जी ने कहा, राजा जी ने कहा, कैलाश जी ने कहा कि हमें यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है और उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से कम निभाने की कोशिश करने की जरूरत है। जिंदगी के सफर में अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जिंदगी के सफर में हम बात करेंगे कुछ और खास जिंदा दिल लोगों से, जिन्होंने इन रियल हीरोज के हौसलों में उड़ान भरी। कहीं मत जाइएगा, बस हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब कर ले तू खुद पे यकीन, जीतेगा तू हर कदम, बस करना है खुद पे यकीन, खुद पे यकीन, खुद पे यकीन। जिंदगी के सफर में एक बार फिर आपका स्वागत है। जिंदगी के आज के सफर को आगे बढ़ाने से पहले आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएं कि हमारे देश में कितने दिव्यांग हैं और किस राज्य में सबसे ज्यादा हैं। भारत में कुल दिव्यांग, भारत में 7 करोड़ से ज्यादा हैं दिव्यांग। कुल जनसंख्या का 6% दिव्यांग। सबसे ज्यादा दिव्यांग उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 3.6 लाख दिव्यांग। सबसे ज्यादा दिव्यांग महिलाएं तमिलनाडु में। सबसे कम दिव्यांग सिक्किम में। कुल दिव्यांग महिलाएं, देश में करीब 3 करोड़ महिलाएं दिव्यांग हैं। देश में करीबन 3.5 करोड़ पुरुष दिव्यांग। देश में 20.4 लाख बच्चे दिव्यांग। 14.5 लाख बच्चे गांवों से। 5.9 लाख बच्चे शहरों के रहने वाले। ज्यादातर बच्चे 5 साल की उम्र के बाद दिव्यांग हुए। हमारे बीच में इन रियल हीरोज के परिवार के लोग भी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनके क्या अनुभव हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पलक के पिता से। मेरा नाम विजय कालिया। पलक कालिया मेरी बड़ी बिटिया है। इसकी उम्र आज 11 वर्ष प्लस है और अब से कुछ साल पहले इसने स्पोर्ट्स में अपने आप को प्रस्तुत करना शुरू किया था। आज वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स और स्पेशल ओलंपिक भारत की पहली प्लेयर है जो देश में राष्ट्रपति पुरस्कार पा चुकी है। उत्तर प्रदेश में बेस्ट हैंडीकैप प्लेयर का अवार्ड विकलांग जन विकास विभाग द्वारा 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस पे पलक को मिला। तो अपने आप को एक रोल मॉडल के रूप में पलक ने स्थापित किया है। अपनी बच्ची को जब आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर से आपको प्राउड तो फील होता होगा। जिस समय मैं पलक के साथ खड़ा हुआ था और ये वर्ष इसका पहला अचीवमेंट आया था, दिल्ली, यूपी, हरियाणा 3 स्टेट इसने टॉप करी थी। एनसीआर लेवल की गेम्स हुए थे, उसमें उसने टॉप किया था और गोल्ड मेडल जीता था, जो एक ऐसा क्षण था कि जाग जाओ नहीं तो फिर जिंदगी पर अंधेरा है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हम लोग जब अपने स्पेशल चाइल्ड के साथ, परिवार के साथ हम लोग खड़े होते हैं तो देश में एक दुर्भाग्य का हम लोगों के साथ भी चलता है कि कुछ लोग हम लोगों को, हमारे बच्चे के हैंडीकैप होने के बाद भी हम लोगों को भी ये मान के चलते हैं कि शायद हम भी विकलांग हैं। समझ में नहीं आता कि हम लोग समय समय पर प्रूव करके दिखाते हैं कि वो हमारा स्पेशल बच्चा वो आपसे कहीं बेहतर है, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी उनको प्रमाण की आवश्यकता होती है। आज देश के प्रथम व्यक्ति
राष्ट्रपति जी द्वारा पलक सम्मानित हो चुकी है, रोल मॉडल बन चुकी है, लेकिन है कुछ अभी भी जो ये मान के चलते हैं कि विकलांग कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा गलत है। विकलांग अगर अपनी पे उतरे आए तो वो इतनी बड़ी लाइन खींच के रख देता है कि आप उस लाइन के बराबर भी पहुंचने की सोच नहीं सकते। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है कि विकलांग जब अपनी बात पर आ जाए तो वो एक नॉर्मल आदमी से ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है। और पलक यहाँ पर बहुत बड़ी बधाई की पात्र है कि इतनी कम उम्र में उन्होंने इतने बड़े अवार्ड जीतने का काम किया। लेकिन आप भी बधाई के पात्र हैं कि आपने इतना कुछ होने के बावजूद पूरी तरीके से सपोर्ट किया। यहाँ राजा जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इन्होंने कहा कि जब कोई बच्चा विकलांग होता है और आप किसी के पास जाते हैं तो पेरेंट्स को भी इसी नज़र से देखा जाता है कि वो भी विकलांग है। दरअसल मुर्शिद भाई हुआ क्या है, आज़ादी के बाद हमने लोगों के लिए सोचने का ठेका ले लिया। उन्हें दो काम चाहिए थे कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखे लोगों को उनको पढ़ाना चाहिए था, ना कि ये पैकेज देके, योजना देके, उनके लिए आरक्षण देके उनको और कमज़ोर बनाना। हम लोगों ने ये किया और वो नीति बिल्कुल गलत थी, जिसका आज हम नतीजा भुगत रहे हैं कि हमने कुछ लोगों के लिए, साहब ये गरीब हैं इनके लिए हम योजना बनाएंगे, ये अनपढ़ हैं इनके लिए हम योजना बनाएंगे, ना कि उनको हम पढ़ा लिखा के उनके पैरों पे खड़ा करेंगे। उसका नतीजा यही है कि हम बेचारे कितने मतभेद हैं। हम लोग सामाजिक सरोकार से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम समाज से कट गए, हम जाति से कट गए, हम धर्म से कट गए, हम परिवार से कट गए और हम देश से कट गए। हम सिर्फ रहे तो केवल अपने आप के लिए रहे। और यही वजह है कि दूसरे मुल्कों को हमसे बाद में आज़ाद हुए और हमसे कहीं आगे पहुंच गए। मलेशिया देखिए, आज उसकी इकोनॉमी देखिए, चाइना देखिए, साउथ कोरिया देखिए, क्या इकोनॉमी है। जरूरत केवल इस बात की है कि इन लोगों को तरस ना खाके इन लोगों को हौसला दिया जाए, इनको खड़े होने के लिए इनके पीछे सहारा बना जाए। और यही बार बार मैं कह रहा हूं कि हमें इनको में सोच नहीं देनी है कि सब हम बता रहे हैं तुम्हें क्या करना है। तुम क्यों बता रहे हो? अगर तुम बता ही सकते थे तो तुम क्यों यहाँ होते? तुम भी कहीं और होते। तो वो बहुत जरूरी है, वो सरकारों के लिए भी जरूरी है और हम सब जैसे लोगों के लिए भी जरूरी है। और सबसे ज्यादा सबक सर आखिर में हमें टाटा से लेना चाहिए। रतन टाटा ने कितनी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा समाज में जो पिछड़ा है और जो सबसे कहीं कमजोर है, मेरा पहला सहारा उसके लिए है, बाकी के लिए बाद में। मैं राजा जी की बात से बहुत सहमत हूँ। आज पलक ने इतना प्यारा उदाहरण दिया है। अगर विकलांग ठांग ले कि मैं कुछ कर दिखाऊं तो वो कर दिखा सकता है। तो और उसके लिए थोड़ा बहुत सरकार बहुत दूर की बात है, हमारी समाज जो है, जिस लोकेलिटी में हम रहते हैं, वो अगर थोड़ा सा एक सिंपैथी के बजाय एक मोटिवेशन दे। हमारे कैमरामैन से चाहेंगे कि वो जरा पलक को दिखाएं और उन्हें फोकस करें कि एक नन्ही सी परी ने इतनी कम उम्र में कितने मेडल्स जीते हैं। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी उसे देखें और निश्चित तौर पर एक हौसला अफजाई मिलेगी। कैमरामैन प्लीज सारे मेडल्स दिखाएं, पलक को दिखाएं, हमारी नन्ही परी जिसने इतनी कम उम्र में, देखिए छोटी सी उम्र में इतने सारे मेडल जीतने का काम किया है। और लाखों करोड़ों जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी यहाँ पर सीखने की जरूरत है, उन्हें हौसला अफजाई यहाँ से मिलेगी। हमारे साथ राजेंद्र चौहान जी मौजूद हैं। राजेंद्र जी कल्पना जी के पति हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनके क्या अनुभव। कल्पना की दुर्घटना 2010 में हुई और दुर्घटना से पहले कल्पना रंगमंच पर बड़े उछल कूद करके और बड़ा मनोरंजन कर करके लोगों को अपने गीतों के माध्यम से अपनी परफॉर्मेंस देती थी। तो जब एक इतनी बड़ी दुर्घटना हुई और दुर्घटना के बाद एक ट्रक हिट कर जाता है और ट्रक के नीचे बुरी तरीके से कुचल जाने के बाद जब डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई इनको बचाना ही बड़ा मुश्किल है, पैर तो बहुत दूर की चीज़ है, पैर बचाना तो बड़ा नामुमकिन है, लेकिन पहले ये खुद ही बच जाएं, और उसके बाद आज वो अपने आप को उसी धैर्य और साहस के साथ रंगमंच पर जिस तरीके से अपनी प्रस्तुति देती हैं, तो वाकई वो एक लगता ही नहीं है कहीं से कि इतनी बड़ी दुर्घटना इनके साथ हुई है। और वो अपने आप को, और हम भी उनको कभी ऐसा महसूस नहीं करवाते हैं कि कल्पना किसी तरीके की कोई विकलांगता कल्पना के साथ है, जबकि दोनों पाँव न होने के बावजूद भी आज वो रंगमंच पर जिस तरीके से अपनी प्रस्तुतियों को देती हैं, हम किसी भी प्रकार का, हमने सरकार से कभी किसी प्रकार की कोई उम्मीदें नहीं करी, ना ही हम कभी विकलांग पेंशन के बारे में हमने कोई सोचा, ना ही कोई सरकारी लाभ लेने के कभी कल्पना के लिए हमने कोशिश करी। कल्पना तो स्वयं में अपनी एक बहुत बड़ी कल्पना है और तमाम आज वो अपने और साथियों की
इस तरीके से मदद करती है अपने परफॉर्मेंस के माध्यम से। वो बड़े बड़े चैरिटी शो करती हैं और उन लोगों को आगे लाती हैं जो विकलांगता से बड़ी बेचारे जो बहुत मायूस हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी से, वो उनको भी एक धैर्य और साहस का परिचय देती है। मेरा एक सवाल है निश्चित लाखों लोगों के लिए, आप और हम जैसे लोगों के लिए कल्पना जी इंस्पिरेशन का काम करती हैं। कहीं ना कहीं हम उनसे इंस्पायर होते हैं। कल्पना जी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं यही कहूँगी कि मैंने मजबूर कर दिया कि लोग मुझे मंच पे बुलाए, क्योंकि हर विकलांग ये सोचता है कि मैं विकलांग हो गया हूँ तो मैं परफॉर्मेंस नहीं दे सकता या मैं गा नहीं सकती। लेकिन मैंने हर जो समाज मुझे बुलाता था, जिस तरह से पहले मुझे बुलाते थे लोग कि नहीं मंच पे कल्पना होनी चाहिए, तो आज मैंने इतना मजबूर कर दिया है हर संस्थाओं को कि मुझे बुलाते हैं परफॉर्मेंस देने के लिए। हम यहाँ कल्पना जी हम चाहेंगे कि आप यहाँ पर कुछ सुनाएं और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो ये कुछ सीखें और वो भी आपसे कुछ यहाँ पर सीखने का काम करेंगे, इंस्पायर होंगे कि इतनी, क्योंकि जो आपकी कला है वो दर्शकों के सामने आना चाहिए। कुछ हम यहाँ पर देखिए, मैं उत्तराखंड की लोक गायिका हूँ, तो मैं आपको एक उत्तराखंडी लोकगीत सुनाती हूँ। शब्द शायद आपको समझ में नहीं आए, लेकिन संगीत एक ऐसी चीज होती है वो हर किसी को पसंद आता है। भाषा की कोई जरूरत नहीं होती उसके लिए। मन भर में गे मेरी सुध बुध खेगे, सुन तेरी बांसुरी सुर, सुन तेरी बांसुरी सुर, बण मसूरे सुर बसूरी, बण मसूरे सुर, बण मसूरे सुर बांसुरी, बण मसूरे सुर। क्या बात है कल्पना जी, क्या बात है। ये वो हौसला है, ये वो जज्बा है जो किसी शारीरिक कमी का मोहताज नहीं। अगर आपके अंदर वो जज्बा है, वो हौसला है, तो आपके अंदर अगर कोई छोटी मोटी कमी भी है वो आपकी कला के ऊपर कहीं भी हावी नहीं हो सकती। और कल्पना जी उसका जीता जागता उदाहरण है। राजा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? कि मैं दरअसल कल्पना जी के पतिदेव से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि उस दुर्घटना के बाद पहला ख्याल क्या था आपका, आपको क्या लगा? दरअसल जब ये दुर्घटना हुई 25 जून को 2010 में, ये रात्रि का समय था, 9:30 जब वो ट्रैफिक खुल जाता है ट्रकों का, बहुत वो जो ट्रक एक भयानक रूप ले लेते हैं अपना, और वो जब ट्रक चलते हैं तो ऐसा लगता है कि यमराज आ रहा है हमारे बगल से, हमें लेकर के जा रहा है। इस तरीके से वो एक जब दुर्घटना हुई तो सब लोग, हम लोगों को पता लगा, हम लोग हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में पहुंचे और ट्रॉमा सेंटर में जाके पहले डॉक्टरों ने मुझे मिलने नहीं दिया, लेकिन जब मैंने स्थिति देखी तो मैं रोने लगा बहुत जोर जोर से। और वहाँ पर मेरे 2 बेटे थे। मैंने कहा बेटा मम्मी नहीं बच पाएंगी। मेरा साला भी था उसमें, मेरे साले का भी एक हाथ चला गया, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि उसने भी, देखिए, वो 2 हाथ का इंस्ट्रूमेंट बजाता था, जो इंस्ट्रूमेंट कभी एक हाथ से बज ही नहीं सकता। और 2 हाथ के इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले का अगर एक हाथ चला गया तो उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। लेकिन उसने भी एक संकल्प लिया, दृढ़ निश्चय किया कि मैं एक हाथ से ही इतनी तैयारी कराऊंगा कि इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा। आज वो रंगमंच पर एक हाथ से ऑक्टोपैड जिस तरीके से बजाता है, तो वो मंच पर उसको बहुत सम्मानित किया जाता है और उसकी ज़िंदगी का भी जीने का एक जज्बा था। तो जब ये वहाँ पर कहा गया कि भाई दोनों लोगों को बचाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ है, तो उस वक्त मैं जब निराश हो गया तो तमाम समाज के लोग, क्योंकि हम लोग समाज से जुड़े हुए थे, तो तमाम समाज के लोग जब हॉस्पिटल में आए तो लोगों को वहाँ बड़ा हलचल मच गई। लोगों ने कहा यार कौन लोग ऐसे आ गए जो आज इतनी भीड़ यहाँ पर जमा हो गई। तो समाज, जो मेरा अकेले का दुख था, जो मेरे अकेले की पीड़ा थी, वो पूरे समाज में बढ़ गया। उस समाज ने, वो पीड़ा सारे समाज में बढ़ गई। तो मेरा जब दुख कम हो गया, उसके बावजूद धीरे 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 सर्वाइव करने लगी। हमने पूरी जान लगाई। हमारे उत्तराखंड के वहाँ पर मुख्यमंत्री भी पहुँचे, तमाम राजनेताओं का सहयोग, सामाजिक संस्थाओं का सहयोग, हम सब उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज साधना प्राइम न्यूज़ ने इस मुद्दे को, इस बेहतरीन मुद्दे को जो उठाया है, समाज का अहम मुद्दा, तो विकलांगता के ऊपर आपने एक सब्जेक्ट उठाया, मैं आपका पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा इस विषय। तो प्राइम न्यूज़ ने ये मुद्दा उठाने की शुरुआत करी है, कोशिश करी है, और हम समय समय पर ऐसे मुद्दे उठाते रहेंगे समाज के बीच के। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं हंसा अमोला जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में।
ये प्रोग्राम दिखाया है इतनी गंभीर हो गई हूँ और मैं ये देखती हूँ कि समाज जिस दृष्टिकोण से लोगों को देखता है, एक दृष्टिकोण बदलेगा इस प्रोग्राम के जरिए। इतनी प्रेरणा बल्कि कल्पना को मैं सुनती आई थी और समझती आई हूँ उत्तराखंड की लोक संस्कृति में, और मैंने देखा है कि कितनी बड़ी वो सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि वो तो हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। जो समाज के लोग इन लोगों को ऐसे नजरिए से, ऐसी भावनाओं से देखते हैं कि ये बच्चे कुछ नहीं कर सकते, ये लोग कुछ नहीं कर सकते, बल्कि सभी समर्थ लोगों को और देश के जो भ्रष्टाचार है, मैं तो उनके लिए एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि वो इनसे सीखे कि समाज का ये कितना बड़ा आईना है। बिल्कुल सही बात कही आपने हंसा जी। हमारे साथ मौजूद है सुनील जी। सुनील जी राजीव जी के गांव के सरपंच हैं, क्या सोचते हैं आप उनके बारे में? ये जो राजीव जी हैं, ये भतीजे लगते हैं मेरे परिवार से, और हम लोग जो है ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। वहाँ ज़्यादा पैसा तो होता नहीं, तो इन्हें खिलवाने के लिए राजीव को हमें 6 बीघे ज़मीन भी बेचनी पड़ी। जहाँ तक पहुँच पाया ये, वहाँ तक हमने पूरा सहयोग किया इसका पहुँच पाने में, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की और राजनेताओं की उदासीनता के कारण आज ये हालत है जो राजीव ने बयान करी आपके सामने, मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन आगे हम भी असमर्थ हैं कि जो हमारा आमदनी का जरिया है उसे भी अगर हम ख़त्म करके इस पर लगा दें, उसके बाद में रिजल्ट जीरो ही रहे, तो फिर तो भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। तो इससे ज़्यादा तो मुझ कहने का नहीं। बिल्कुल। आपने कैलाश जी, आप एक स्कूल का संचालन करते हैं, वहाँ पर आपके कुछ ऐसे बच्चे आते होंगे, जैसे ब्लाइंड स्कूल आप चलाते हैं, कहीं ना कहीं वो भी कुछ डीमोटिवेट होते होंगे, डिप्रेशन में होते होंगे, ऐसी कुछ चीज़ें उनके दिमाग में आती होंगी, तो किस तरीके से आप उन्हें मोटिवेट करने का काम करते हैं कि ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें उनके दिमाग में ना आए? देखिए, हमारी एक संस्था है जो कि पहला काम तो शिक्षा का है। शिक्षा का एक बड़ा उद्देश्य यही है कि केवल 10वीं 12वीं 11वीं तक पास करना ही नहीं है। हमारे स्कूल में ऐसा वातावरण है, हमारे बच्चे खुद लीडरशिप लेकर के बहुत से कार्यक्रम खुद करते हैं, और जो हमारा अनुभव है कि हमारे यहाँ के स्कूल के बच्चे जब 100% बच्चे पास करके यूनिवर्सिटी और आगे जा रहे हैं और अच्छी से अच्छी पदों पर भी काम कर रहे हैं, और इस वक्त ये है कि लोग सिविल सर्विस के लिए, सीनियर सिविल सर्विस के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। तुषार जी, आप बिजनेस में हैं, बहुत बड़ा आपका बिजनेस है, आपने सारी बातें सुनी। जो कुछ लोग शारीरिक मानसिक रूप से हमसे कहीं ना कहीं कमजोर हैं, लेकिन हमसे कहीं ना कहीं बहुत आगे हैं, हम आज प्राइम न्यूज के इस चैनल पर आपसे ये कमिटमेंट चाहते हैं कि आप उनमें से कुछ लोगों को आप कहीं ना कहीं नौकरी देने का काम करेंगे। ये हम आपसे कमिटमेंट आज चाहते हैं। मोहसिन जी, ये कमिटमेंट मैं हर बार कहता हूँ और मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ, और आज भी आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कंफर्म करता हूँ, कमिटमेंट देता हूँ कि किसी को भी ज़रूरत आपके चैनल पर कोई भी आए जिसको लगे कि वो काम करना चाहते हैं, काम कर सकते हैं, मेरे किसी प्रोजेक्ट में, मेरी किसी कंपनी में, मैं कमिटमेंट देता हूँ, वादा करता हूँ कि मैं उनको अपने साथ ज़रूर जोड़ूंगा। बहुत बड़ी बात की, आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और ऐसे ही लोगों की हमारे समाज को ज़रूरत है कि वो आगे आएँ और कुछ ना कुछ अपना उसमें काम करने का प्रयास करें, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं। एक सेकंड राकेश जी के लिए, क्योंकि ये स्पोर्ट्समैन है और इससे स्पोर्ट्समैन कभी गिव अप नहीं करता है। अगर एक हार होती है तो वो इस उम्मीद के साथ घर जाता है कि कल मैं जीत के दिखाऊंगा। तो मैं इनसे कहता हूँ, हो सकता है इनके अनुभव गलत लोगों के साथ हो, कहीं गलत कम्युनिकेशन हुई हो, तो उसको, हाँ, आप तो हवा में उड़ना जानते हैं, आप आकाश को छूना जानते हैं, तो इस छोटे से मसले को भूल जाइए। जिंदगी बहुत बड़ी है, एक सरकार ने अगर आपके लिए नहीं किया तो पूरा नेगेटिव मत सोचिए, हम सब आपके लिए दुआएं करेंगे और अब आपके सही कनेक्शन मिल जाए। और मुझे लगता है इन्होंने संस्थाओं से, जैसे हम सोशल वर्क काम कर रहे हैं, हमें पता है कि आज सरकार क्या दे रही है। पैरा पहले नहीं मिलता था, लेकिन आज काफी कुछ मिलता है। तो आप प्लीज हमसे संपर्क करिए। और तुषार जी, मैं आपसे कहूंगी कि मैं एक संस्था चला रही हूँ इतने सालों से, हमारे पास रोज इतने डिफरेंट लेबल लोग आते हैं जो काफी एजुकेटेड है, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। तो मैं आपसे कमिटमेंट मांगती हूँ कि मैं आपको जरूर उन लोगों के रिज्यूमे फॉरवर्ड करूंगी, आप प्लीज उनके लिए जॉब जो कर सकूंगा मैं जरूर करूंगा। सर, दुख एक बात का होता है, कई बार जो है मैंने जो है कई सरकारी उसमें जो है अपने जो है रिज्यूम लगाए कि भाई मुझे जॉब दो, तो उन्होंने कहा आप जो है विकलांग कैटेगरी में खेलते हो। मैंने कि सर आप किस में चाहते हो, मैं उसमें ही खेल लूँगा, जो है आपको जो चाहिए। तो उन्होंने बोला
आप डिसेबल में खेलते हो। मैंने सर उसी साल जो है, कभी कोई तैयारी भी नहीं थी, मैंने नवीन जिंदल जी की राइफल, जो सांसद भी है, बड़े बिजनेसमैन भी हैं, वो राइफल उनके पास ही है 300 मीटर के लिए जो शूट करती है, वो मेरे पास है भी नहीं। तो मैंने उनसे राइफल मांगी और सर एक नया रिकॉर्ड बना दिया, जो आर्मी का ही रिकॉर्ड था इंडिया के अंदर, उसको भी तोड़ दिया मैंने जो है। तो फिर उनके पास गया, सर अब आप बताओ। बोले यार वैसे तो विकलांग ही हो ना आप। आपके खेल से और आप जो आपके साथ जो समस्या हुई, जो आप बता रहे हैं 8 साल की उम्र में जो डॉक्टर ने जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, जो भी हुआ आपके साथ में, अगर ये नहीं होता तो भी तो आप अच्छा ही खेल रहे होते। आप नेगेटिव क्यों हैं? आपको मैं पिछले एक घंटे से देख रहा हूँ। आप छोड़ दीजिए ना सरकार को। अगर आप अगर अच्छा खेलते हैं, आप छोड़ दीजिए सरकार को। अब वैसे भी तो उसी परिवार में पैदा होने वाले थे जिस परिवार में आप वही उसी गांव में पैदा होने वाले थे, उसी घर में पैदा होने वाले थे। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसी बात नहीं क्यों है? लेकिन दुखी मैं इस बात से हूँ सर, कई बार जो है मेरे साथ अन्याय होता है और मैं जो है बहुत लोगों को बोलता हूँ, कई बार बहुत लोगों को बोलता हूँ मैंने कि एक नॉर्मल आदमी के साथ कुछ भी हो जाए तो पब्लिक जुट जाती है, उसको न्याय दिलाते हैं। राजीव जी, मैं आपकी तरह इंटरनेशनल लेवल पे आज भी खेल रही हूँ। मैंने अपने अधिकार लड़के लिए मैंने पैसा लिया। राजीव जी देखिए, बात अगर झांसी की रानी बन के लिया। मैंने क्या कहा? मैंने MS गिल अगर बात सिर्फ अन्याय की जाए, हाँ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो मानसिक या शारीरिक रूप से कमजोर है सिर्फ उनके साथ अन्याय होता है। अन्याय हमारे किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन हमारा यहाँ प्रयास है, तुषार जी जैसे लोग मौजूद हैं, कि इस तरीके की जो भी दिक्कतें हैं, उन जो समस्याएं हैं, उनके समाधान तक हम प्राइम न्यूज के माध्यम से, तुषार जी जैसे लोगों के माध्यम से आपकी समाधान पहुंचाने की करेंगे। कोई बात नहीं। बाकी अन्याय का ये शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर होने का कहीं कुछ लेना देना नहीं है। वो किसी के साथ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और खेलों आपको पॉजिटिव रहने की यहाँ जरूरत है। सर मैं पॉजिटिव तो वो तभी 20 साल हो गए मुझे इसके अंदर। आप थोड़ा नेगेटिव दिख रहे हैं। नहीं, मैं अपने गेम के प्रति पॉजिटिव हूँ। वैसे जो है ना, इंडस्ट्री में गया था शाहरुख खान बनने, अब नहीं बन पाया तो मैं थोड़ी कर सकता। नहीं, मुझे लगता है थोड़ी कोसूंगा, जो मिला उसका मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ। आप जहाँ पहुँचे ये क्या कम है? मैंने मजबूर कर दिया लोगों को ये सोचने के लिए कि वाकई मेरा पैर है कि नहीं है। हमारे साथ यहाँ एक नन्ही सी परी जो मौजूद है बहुत देर से। आखिर में मैं उनके पिता के पास जाना चाहता हूँ और उनकी आखिर में एक टिप्पणी लेना चाहता हूँ। राजीव जी खेल के क्षेत्र से है, उनके लिए एक छोटा सा सुझाव भी है। और हम लोग कहीं ना कहीं विकलांगता के क्षेत्र में हम सब जने काम कर रहे हैं, तो उन सब के लिए एक छोटा सा मैसेज भी मैं देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में लंबे समय से इस फील्ड में काम कर रहा हूं, तो मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं उन चीज़ों को आप सबके साथ शेयर करता हूं, समाज के साथ शेयर करता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि स्पेशल बच्चा होता है ये बच्चा, उसका कारण है कि ईश्वर अगर कुछ कमी छोड़ता है तो कुछ एक्स्ट्रा भी देता है। राइट। कमी जो है समाज के कुछ चुनिंदा लोगों की होती है जो उस एक्स्ट्रा दी हुई चीज को नहीं ढूंढ पाते। हम एज ए पेरेंट्स या गार्जियन के रूप में हम ये मान लें कि हमारे को फलाना डॉक्टर या स्पोर्ट्समैन पर्सन या म्यूजिशियंस हमारे उस बच्चे में वो खासियत ढूंढ के दे देगा, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि वो अनगिनत पैसा लेने के बाद भी हमें मैक्सिमम आधे घंटे से ज्यादा का समय नहीं देता है। और उस आधे घंटे में उसके पास ऐसा कोई पैरामीटर मौजूद नहीं है कि वो हमारे बच्चे में क्या उपलब्धि है, श्रेष्ठता है, वो हमें निकाल के दे सके। तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम जो है केवल और केवल परिवार के सदस्य, गार्जियन ही होते हैं। अगर वो समय रहते उस श्रेष्ठता को ढूंढ लेते हैं, उस उपलब्धि को ढूंढ लेते हैं जो गॉड गिफ्टेड के रूप में उस बच्चे में, स्पेशल चाइल्ड में मौजूद होती है, तो जो लोग बाग ये बोल के चलते हैं कि विकलांगता एक अभिशाप है, वही उपलब्धि उसके जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। और वो इतनी बड़ी लाइन खींच जाती है कि उस लाइन को कोई टच करने वाला समाज का नॉर्मल पर्सन भी सक्षम नहीं हो सकता। राजीव जी, मैं आपको एक छोटी सी बात बोलूंगा कि आप टूटो मत, क्योंकि पहला खिलाड़ी का पहला नियम होता है हारे
तो कोई बात नहीं, जीतने के लिए हम दोबारा से अपने आप को मजबूत करेंगे। हंसा जी बैठी हैं, हम उनकी आखिरी बहुत छोटी सी टिप्पणी चाहते हैं। हंसा जी, क्या कहना चाहेंगी आप? आज के आपकी परिचर्चा जिंदगी में जो दो सम्मानित महिलाएं बैठी हैं और उनकी प्रेरणा स्रोत बातें सुन के मैं नमन करती हूँ। और मैं तो शब्दों में नहीं कहना चाहूंगी, 4 पंक्तियां इनके लिए कहना चाहूंगी कि जब टूटने लगे हौसला तो इतना याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो इतना याद रखना, बिना मेहनत के तख्तोताज हासिल नहीं होते और अंधेरों में भी ढूंढ लेते हैं अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। बहुत अच्छी बात कही आपने। राजा जी, हम आपसे भी बहुत छोटी सी टिप्पणी चाहते हैं क्योंकि समय की बहुत कमी है। देखिए, जिंदगी में उतार चढ़ाव बराबर रहते हैं। हमारा मकसद ये है कि हम कहीं ना कहीं जिंदगी को माने दें। आप किसी भी क्षेत्र में हो और किसी भी काम में हो, लेकिन आप एक ऐसा रास्ता चुने कि आपके जाने के बाद लोग याद रखें। और मेरा ये खुश नसीबी है कि आप लोगों के साथ बैठा हूँ। मुझे अब इनसे इंस्पिरेशन लेके कुछ करना होगा ताकि मैं भी यादगार बन सकूं। तुषार जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जिस रोड पर, जिस हाईवे पर एक्सीडेंट हो जाता है, उस हाईवे, उस रोड को बंद नहीं कर दिया जाता। उस एक्सीडेंट का, उस एक्सीडेंट की वजह ढूंढी जाती है। हाईवे और रोड वैसे ही चलती रहती है, तो आप वजह ढूंढे, आप निराश ना हो। बहुत अच्छी बात कही। और सबसे आखिरी में कल्पना जी, आपसे हम ये बिल्कुल क्लोजिंग एक गाने के शक्ल में हम चाहेंगे कि आप इसे समाप्त करने का काम करें। लोकगीत सुनाती हूँ जिसको कि आमिर खान जी ने भी लिया था कि वो ठंडा मतलब कोको कोला, तो वो हमारा बहुत ही पुराना लोकगीत है। उसको मैं आपकी 2 लाइन सुना। बेडुपा को बारुमासा, बेडुपा को बारुमासा, हो नरण कफल पाको चेता मेरी छेला, हो नरण कफल पाको चेता मेरी छेला। अल्मोड़े को लाल बजारा, अल्मोड़े को लाल बजारा, हो नरण लाल माटी की सीढ़ी मेरी छेला, हो नरण लाल माटी की सीढ़ी मेरी छेला। क्या बात है कल्पना जी, बहुत 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 अच्छा। आखिर में आप सभी रियल हीरोज का बहुत बहुत शुक्रिया। प्राइम न्यूज का मकसद मुद्दे को सिर्फ उठाना नहीं, बल्कि उसे उसके समाधान तक पहुंचाना है। इसलिए हमारी यही कोशिश है कि हम समाज से जुड़े मुद्दों को उठाएं और उनका समाधान भी सुझाएं। आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है साधना प्राइम न्यूज, B155 सेक्टर 63, नोएडा, उत्तर प्रदेश। आप हमें फोन भी कर सकते हैं 0120404015 या 40400020। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं zindagiprime@gmail.com। आप लोगों के हौसलों और कारनामों को देखकर यही कहने का मन करता है, कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, क्योंकि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है।